So far we have discussed how to calculate work and work done by various forces. अब मैं आपको एक नई क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं which is related to work, which is called power. Power. You define power as rate of work done. Rate of work done. जब मैं आपको आगे एनर्जी के बारे में बताऊंगा तो वहां पर हम रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड भी पावर बोलेंगे. सो हियर आई विल राइट P इक्वल टू dW by dt. दिस इज रेट ऑफ वर्क डन. इसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस पावर. इंस्टैंटेनियस पावर, क्योंकि ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज है. अगर मैं एवरेज पावर निकालना चाहूं इन ए गिवन इंटरवल, तो मुझे उस इंटरवल में वर्क निकालना होगा, कितना वर्क हुआ, एंड देन एवरेज पावर विल बी W डिवाइडेड बाई डेल्टा T. सो दिस इज एवरेज पावर. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा सिचुएशन लेता हूं. ए बॉडी इज टू बी लिफ्टेड थ्रू सम हाइट. लेट्स से मास ऑफ द बॉडी is 2 kg, and let's say this is to be lifted through a distance 10 meter slowly. Slowly means there is no acceleration. तो इस केस में मुझे इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जो इसके वेट को बैलेंस करेगा, विच इज 20 न्यूटन. तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना चाहूं तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन लेना चाहिए, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई द डिस्प्लेसमेंट, तो उससे वर्क निकल आएगा. सपोज इट्स गिवन दैट इट टेक्स 20 seconds to lift the body. Then what is the power supplied by the external force? तो इस केस में मैं पहले वर्क निकालूंगा. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is F external multiplied by height h. क्योंकि फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो ये वर्क कैसा है, पॉजिटिव. सो दिस वर्क विल बी इक्वल टू 20 बिकॉज F external is 20 into h is 10. So this is a work of 200 जूल. तो अब आप एवरेज पावर या पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड. सो दिस विल बी 200 जूल अपॉन 20 सेकेंड. सो दिस इज 10 जूल पर सेकेंड, विच इज कॉमनली रिटन एज वॉट. वॉट इज SI यूनिट ऑफ पावर. तो आप इसमें 10 वॉट पावर सप्लाई कर रहे हैं. वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम. So this is average power. Now I'll talk about instantaneous power. मैंने अभी आपको इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बताया था. P is dW upon dt. ये इंस्टेंटेनियस पावर है. नाउ बाय डेफिनेशन dW इज F डॉट ds. इसको dt से डिवाइड करें तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F डॉट ds अपॉन dt. नाउ व्हाट इज दिस ds अपॉन dt? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर. सो पावर इज F डॉट V. ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर का, F डॉट V. क्या पावर नेगेटिव हो सकता है? आंसर है यस, हो सकता है, क्योंकि अगर वर्क नेगेटिव हो सकता है तो पावर भी नेगेटिव हो सकता है.
पावर नेगेटिव कब होगा? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज ऑब्ट्यूज। बॉडी जिधर को मूव कर रहा है, अगर फोर्स का डायरेक्शन उसके साथ 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रहा है, तो उस केस में वो नेगेटिव पावर सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब वो नेगेटिव वर्क कर रहा है और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को घटा रहा है। इसका मतलब सिंपली ये है। और पावर पॉजिटिव होगा इफ द एंगल बिटवीन एफ एंड वी इज एक्यूट। और अगर एफ और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फिर उस केस में पावर का वैल्यू 0 होगा। जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, देन इट इज 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अलोंग द रेडियस एक्ट करता है और बॉडी अलोंग द टेंजेंट मूव करता है। तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्क 0 होगा। नाउ आई विल टेक ए वेरी जनरल केस, दैट इज ऑफ कांस्टेंट पावर केस। सपोज एक बॉडी है, रेस्ट में है इनिशियली, इसके ऊपर मैं कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा हूं। देन आई वांट टू फाइंड आउट कि ये टी टाइम में, इन टाइम टी, ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट x, एंड ये कितनी स्पीड गेन करेगा इन टाइम t, ये कितनी स्पीड गेन करेगा। और दिस इज बीइंग सप्लाइड कांस्टेंट पावर। आई एम नॉट सेइंग कांस्टेंट फोर्स, दिस इज कांस्टेंट पावर। नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला P इक्वल टू F डॉट V। हम इधर के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि इसमें वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, केवल x में मोशन हो रहा है। सो आई विल राइट दिस इज m dv अपॉन dt इंटू v, क्योंकि F डॉट V ये सिंपली हो जाएगा FV, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 इज 1, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, मोशन भी इधर ही हो रहा है। सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। नाउ आई विल राइट P dt इज इक्वल टू mv dv। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालना है और t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू t, ये भी है फ्रॉम 0 टू t। अब क्योंकि p कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं। नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस केस, आई कैन राइट दिस इज p इंटू t, क्योंकि हमने p को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू this, we will write 0 to v, started from 0, final velocity is v. So this I will write half mv square। और ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, क्योंकि ये क्या है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम विच इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, तो मैंने इंटीग्रेशन यूज करके भी वही रिजल्ट निकाला है। सो दिस गिव्स मी v इज इक्वल टू 2p बाई m अंडर रूट, और t भी अंदर ही है, अंडर रूट 2pt अपॉन m, और अंडर रूट 2p बाई m t पावर हाफ। दिस इज हाउ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। और अब मैं इसको लिख सकता हूं dx बाई dt इज इक्वल टू 2p बाई m t पावर हाफ। dt को इधर ले आए, दिस इज dt। तो अब ये dt हटा दो यहां से, इसको इंटीग्रेट कर लें हम, तो हमें x मिल जाएगा। सो दिस गिव्स 0 टू x, ये 0 टू t। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x आ जाएगा और राइट हैंड साइड में
अंडर रूट 2p/m इंटू टी पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर 3/2 अपॉन 3/2. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 2p/m t to the power 3/2. So therefore x is proportional to t power 3/2 and v is proportional to t power half. जैसे इसका एक मैं कॉमन एग्जांपल आपको बता सकता हूं. सपोज एक कार है जिसको हम 0 स्पीड से शुरू कर रहे हैं और कुछ ऐसा उसका इंजन की प्रॉपर्टी है कि वो कार को एक कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा हो. तो उस केस में जो कार की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इस तरह से चेंज होगा. मींस अगर 10 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है तो 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी. रादर इट विल फॉलो द फॉर्मूला v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 अंडर रूट. इसको फॉलो करेगा. तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी 20 सेकंड के बाद कितनी होगी. सो आप वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं यूज कर सकते. ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में भी हम लिख सकते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 पावर 3/2. और इन दोनों को अगर कंपेयर करो इसको और इसको, तो यू कैन वेरी इजीली से दैट x इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब because x is proportional to t power 3/2 whereas v is proportional to t power half. So these results are very common. बहुत frequently आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप ये रिजल्ट्स को याद रखेंगे. Now this was the case for constant power supply. अगर पावर सप्लाई कांस्टेंट नहीं हो, वो टाइम का फंक्शन हो या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, फिर भी आप x और v फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं. Let us take some cases in which power is not constant. So these cases are variable power cases. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें पावर सप्लाइड वेरीज विद टाइम एज दिस फंक्शन p इक्वल टू 2t. और अब मुझे अगेन v एंड x फाइंड करना है टाइम के साथ कैसे चेंज होगा. सो नाउ आई यूज द सेम फॉर्मूला. p को हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू v इज 2t. f को लिखोगे m dv अपॉन dt इंटू v इज इक्वल टू 2t. तो यहां से हम लिखेंगे mv dv इज 2t dt. और अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये आ जाएगा. सपोज 0 से शुरू हुआ, फाइनल वेलोसिटी v 0 टाइम पे और फाइनल टाइम t है, तो यहां से आपको आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर होगा. तो ये आ जाएगा t स्क्वायर. और लिमिट्स रखोगे 0 और t, तो फिर 0 के लिए ये 0 हो जाएगा, t के लिए t स्क्वायर हो गया. तो ऐसे ही यहां पर v के लिए 0 रखोगे लिमिट, तो 0 ही हो जाएगा, तो वो हमने लिखा नहीं. सो यहां से आई कैन राइट v इज 2t स्क्वायर बाई m अंडर रूट. सो दिस इज अंडर रूट 2 बाई m इंटू टी. और अब जैसे आपने वेलोसिटी v फाइंड कर लिया, तो अब यहां से हम ये लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई m इंटू टी. और यहां से आप इंटीग्रेट कर लो अंडर रूट 2 बाई m t dt. इसको इंटीग्रेट कर लो. 2 बाई m कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर रख लिया. तो ये 0 टू x और ये 0 टू t. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई m इंटू टी स्क्वायर बाई 2. तो ये तो है जब आपको पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. कई बार आपको पावर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ हो सकता है. सपोज p इज सम कांस्टेंट k टाइम्स x.
तो यहां पर थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा, F इंटू वी इक्वल टू के एक्स, और F को लिखोगे मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन dv बाई dt की जगह पे यहां पे हम लिखेंगे v dv अपॉन dx, क्योंकि मुझे पता है कि राइट हैंड साइड में एक x है जिसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे x वाला फॉर्म हम लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू के एक्स। सो दिस गिव्स यू mv स्क्वायर dv इज इक्वल टू के एक्स dx। इसको इंटीग्रेट कर लो, 0 टू v 0 टू x, तो ये आ जाएगा mv क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। और अब आप यहां से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x लिख लोगे, एज ए फंक्शन ऑफ x। लेट्स से दिस इज सम फंक्शन x, और फिर इसको dx बाई dt इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये लिख करके यहां से इंटीग्रेशन से आप x फाइंड कर सकते हैं, x एज ए फंक्शन ऑफ t। तो अगर x एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया, उसको डिफरेंशिएट करके v एज ए फंक्शन ऑफ t फाइंड कर लो। तो ये तरीका है जिससे हम पावर को यूज करके, पावर के फंक्शन को यूज करके डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो इन टुडेज लेक्चर वी लर्न्ड हाउ टू कैलकुलेट वर्क इन डिफरेंट सिचुएशंस, और फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पावर के बारे में बताया। अब हमें ये समझना है कि ये कैलकुलेशन ऑफ वर्क को यूज करके मोशन के प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करें। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पर मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशंस लिखना बताऊंगा। सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप or the most important use of this whole chapter. So wait for that, and till that time you just find good problems from books और उनको आप solve करो। So next time हम बाकी की चीजें करेंगे। Thank you.